आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल फिचिंग द परफेक्ट में। तो आज हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो अंकगणित है ना। अंकगणित, आप पूछोगे भैया ये अंकगणित क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, है ना। देखिए, अगर संख्या का ज्ञान नहीं होगा आपके पास तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमें अंकगणित के बारे में थोड़ा थोड़ा सीख लेना चाहिए, ठीक है। तो अंकगणित होता क्या है, सिंपल सा चीज़ है कि हम सबसे पहली चीज़ इसमें संख्या सीखते हैं। संख्या होती क्या है, वो गणितीय अवधारणा जिसका उपयोग गिनती या मापन में किया जाता है। समझ में आ रहा है, गिनती या मापन के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो चीज़ संख्या होती है। तो बहुत सारी संख्याएं अभी तक आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ चुनिंदा संख्याएं हैं जिसका उपयोग इसमें आएगा, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं तो उसका उपयोग अगले चैप्टर्स में करते जाएंगे और सिखाऊंगा मैं उसके बारे में आपको। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आप सीखते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसका काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का अनंत, है ना। ये सब क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो जैसा कि नेचुरल नंबर है तो इसका पहला अक्षर क्या है, एन। तो गणित में जहां भी एन प्रतीक के रूप में नजर आएगा उसका मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या को एन के रूप में निरूपित किया जाता है, ठीक है। अगली संख्या है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कुछ है नहीं वैसा, बस उसमें है क्या कि जो संख्या प्राकृतिक संख्या के साथ, है ना, जीरो अगर समावेश हो जाए, जीरो का समावेश अगर प्राकृतिक संख्या के साथ हो जाए तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब अगला है पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, आप ये सब पढ़े होंगे, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने ये पढ़ा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानिए, है ना, इसके बारे में। तो पूर्णांक संख्या होता क्या है, तो वो संख्या जिसमें प्राकृतिक धनात्मक संख्या, है ना, और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक धनात्मक, प्राकृतिक ऋणात्मक और शून्य, इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो इसको हम संख्या रेखा पे जब लिखते हैं, संख्या रेखा पे, तो जीरो जो होता है, जीरो बिल्कुल बीच में होता है, उसके दाईं ओर क्या होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। दाईं ओर कौन सी संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्या। बाईं ओर कौन सी संख्याएं होती है, ऋणात्मक संख्या, है ना। बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दाईं तरफ धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक, ठीक है। तो जैसे कि आप अगर देखें इसमें कुछ कुछ चीज़ें और हैं जो बताने लायक हैं आपको, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ इसमें है कि हम जो संख्या रेखा बनाते हैं, है ना, उसको ढंग से पढ़ना, है ना। तो इस तरफ हम 1 2 3 4 यानी धनात्मक संख्याएं, धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। इधर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ा देते हैं, -4 -5, ओके, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि संख्या रेखा भैया यहीं खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये भी अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा, बाईं ओर भी अनंत और दाईं ओर भी अनंत। बस इसमें बताना है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो क्या बोलते हैं, संख्या बड़ी कौन होती है, कौन सी संख्या बड़ी होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम संख्या रेखा पर बाईं ओर बढ़ रहे हैं, बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर अगर बढ़ेंगे तो संख्या का मान क्या होगा, अगर बाईं ओर बढ़े संख्या रेखा पे, संख्या का मान घट जाएगा। संख्या का मान क्या होगा, घट जाएगा। समझ में आ रहा है, संख्या का मान घट जाएगा। बाईं ओर चले तो, दाहिनी ओर चढ़े तो दाहिनी ओर जैसे जैसे चलते जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है, संख्या का मान बढ़ेगा। अब ये पूछो भैया कैसे होता है, तो चलिए आपको बताते हैं, ठीक है। इसमें है क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो चलिए हम बाईं ओर चलते हैं। तो बाईं ओर अगर जीरो के इस तरफ आ जाए, मतलब जिस तरफ धनात्मक संख्या है, ठीक है, तो 3 के बाएं ओर है क्या, बताओ। 3 के बाईं ओर क्या है, 2 है ना। तो बाईं ओर आने पे क्या हुआ, संख्या बढ़ा है, घट गया ना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आ जाओ, ऋणात्मक संख्या में आ जाओ, -1 को ले लो, तो -1 के बाईं ओर क्या है, -2, ठीक है। तो -2 क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है ना, -1 से। -1 से ये संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो जैसे जैसे जीरो से दूर जाएंगे, किधर, ऋणात्मक वाले तरफ, है ना। अगर बाईं ओर ऋणात्मक वाले तरफ दूर जाएंगे वैसे वैसे संख्या का मान घटता जाएगा। अगर दाहिनी ओर जिस तरफ धनात्मक संख्याएं हैं, अगर उधर बढ़ें तो मान बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको एक साथ ध्यान रखना है कि अगर हम दाईं से बाईं ओर चले,
दाहिने से बाईं ओर चले तो क्या होगा, तो संख्या का मान घट जाएगा, और बाएं से दाएं चले तो संख्या का मान बढ़ेगा। जैसे आप देखो, बाएं से दाएं चलो, ठीक है, यहाँ आप देखिए बाएं से दाएं, तो ये मान लो -2 का दायना कौन सा होगा, ये बायां था, बाएं से दाएं चले यानी -1 होगा, तो -1 क्या होगा, बड़ा होगा ना -2 से। समझ में आ रहा है? तो दाईं ओर चलेंगे, अगर संख्या रेखा के दाईं ओर चलेंगे तो बढ़ेगा मान, संख्या रेखा के बाईं ओर चलेंगे तो मान घट जाएगा, है ना। अब आपको ये चीज क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आइए अगली संख्या पढ़ते हैं, है ना। अगली संख्या आपने पढ़ा ही होगा, भाज्य संख्या, ठीक है। अगली संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होते क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अगर किसी संख्या के गुणज, ठीक है, गुणज क्या होता है, वो संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे पूरी तरह से, ठीक है, वो उसका गुणज होता है, ठीक है ना। तो वो संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणज हो, 2 से अधिक गुणज हो, समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। जैसे अगर आप इसको देखेंगे, जैसे इसका कलर थोड़ा बदल देते हैं, ओके। तो जैसे, ठीक है, 16 ले लेते हैं, तो 16 1 से भी कटता है, 16 2 से भी कटता है, 16 4 से भी कटता है, 16 8 से भी कटता है, 16 16 से भी कटता है। तो आप देखिए कितने गुणज हैं इसके, 1 2 3 4 5 गुणज हैं। आप सोच करके देखिए, जिसमें 2 से ज़्यादा, हम क्या बताए थे, 2 से ज़्यादा गुणज होना चाहिए, तो इसमें कितने हैं, 5 हैं। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इसको हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी अंग्रेजी में इसको बोले तो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर। तो इसका ध्यान रखिएगा कि भाज्य संख्याएं होती क्या है। अब आते हैं अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या, जैसे नाम से पता चल रहा है कि वो संख्याएं जो बहुत ज़्यादा संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन इसका परिभाषा ये है, परिभाषा ये अब ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा ये है कि वो संख्याएं जिसका गुणज, कितने गुणज होने चाहिए, गुणज कितने होने चाहिए, 2, है ना, 2 से अधिक गुणज नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जिसके 2 ही गुणज हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? तो अभाज्य संख्या आपको पता चल गया कि प्राइम नंबर होता क्या है ना। जैसे आप देख लो, 2 ले लो, ठीक है, 2 किससे कटेगा, आप खुद से सोचो, 1 से कटेगा, सही है, और 2 से कटेगा, और कोई नंबर सोचो, नहीं है ना। तो ऐसी संख्याएं जिसके 2 ही गुणज हैं, जिसके 2 ही गुणज है, 1 और वो खुद, है ना, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब आते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या होती क्या है बताइए। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, है ना। तो आपको इसको लिख लेना है ना, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उसको लिख लीजिए। सह अभाज्य संख्याएं वैसी संख्या है जिसका महत्तम 1 हो, है ना, यानी 1 वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए जो दोनों को काट दे। समझ में आ रहा है? तो इसमें 2 भाज्य संख्याएं भी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 अभाज्य संख्याएं भी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 भाज्य और 1 अभाज्य, ठीक है, ये भी सहअभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देखिए, 4 और 5। 4 कैसा है, 4 भाज्य संख्या है ना, और 5 क्या है, अभाज्य संख्या। तो दोनों आपस में इसका HCF यानी महत्तम देखिए, महत्तम एक ही है ना, एक ही वो सबसे बड़ी संख्या है ना जो दोनों को काट रहा है, ठीक है। तो 4 और 5 आपस में क्या कहलाएंगे, एक साथ सहअभाज्य संख्या है। अब आगे देखते हैं 9 और 16। 9 और 16 को देखेंगे तो अलग अलग तो ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अलग अलग ये भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन अगर हम सहअभाज्य संख्या की बात करें तो आप देखिए इसमें इसका महत्तम, 9 और 16 का महत्तम क्या है, 1, है ना। दोनों भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन आपस में अगर एक साथ रखें तो उनको क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं। अगला है हमारे पास 7 और 11। तो 7 और 11 तो आप देख ही सकते हैं दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं तो वैसे ही वो क्या बोलते हैं, वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर एक भी अभाज्य संख्या है तो वो सहअभाज्य संख्या होती ही होती है
है ना। दो संख्याएं, है ना, दो भाज्य संख्याएं, हमेशा तो नहीं, लेकिन हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी ये सह अभाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं, जैसे 9 और 16, है ना। बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे 22 और 39 ले लो, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन एक साथ अगर रख दे तो सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमेशा नहीं होता, हमेशा कब होता है, अगर अगर दो संख्याओं में कोई भी एक, है ना, कोई भी एक या दोनों, है ना, कम से कम एक या दोनों अभाज्य संख्याएं हुई तो वो हमेशा 100% अभाज्य संख्या है। लेकिन आपको अगर भाज्य संख्याओं को सहभाज्य कहना है तो चेक करना पड़ेगा। अगर महत्तम एक आया, है ना, इसका परिभाषा यही है, महत्तम अगर एक आया तो वो सहअभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। चलिए, ये जो अगली संख्या आपको दिखाई दे रही है परिमेय संख्याएं, ठीक है। इसको वैसे तो हम पढ़ते हैं 10वीं क्लास में, लेकिन आपको ये चैप्टर को थोड़ा बहुत समझने के लिए आगे थोड़ा और भी चैप्टर्स हैं, तो थोड़ा बहुत आपको ये सीखना पड़ेगा कि परिमेय संख्या होती क्या है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप ये आराम से सीख सकते हैं। आपने भिन्न पढ़ा होगा, है ना, भिन्न, है ना, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो उसी तरह का एक संख्या है, इसका परिभाषा है, इसको लिख लीजिए, वैसी संख्या जिन्हें हम किसके रूप में लिखते हैं, P बटा Q के रूप में लिखते हैं। P बटा Q के रूप में लिखते हैं, लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, यानी अंश में जो संख्या है P और हर में जो संख्या है Q, वो दोनों क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। वो दोनों आपस में क्या है, पूर्णांक संख्याएं। और जो हर में संख्या है यानी Q, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर होने से क्या होता है, अगर हर में 0 आ गया ना तो वो पूरा संख्या को अनंत तक ले जाता है, अनंत कर देता है। ये कैसे होता है आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, जब 10वीं 12वीं में जाएंगे तो पढ़ेंगे आप इसको, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि वैसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख रहे हैं, और Q जो है, जो हर में है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण देख लीजिए, 1 बटा 4, 3 बटा 5, 6 बटा 7, 11 बटा 9, है ना, -3 बटा 5, -4 बटा 6, 0, ठीक है। तो आप ये पूरी संख्याओं में देखिए, ऊपर और नीचे पूर्णांक है, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का क्या मतलब होता है, अभी हम पढ़े थे, धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और 0, ठीक है। धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और 0, ठीक है, ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो P और Q अंश और हर में पूर्णांक संख्याएं ही होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि हम वहां पे कुछ और संख्या ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, केवल और केवल ध्यान रखिएगा पूर्णांक संख्याएं, दशमलव वाली संख्या, वर्गमूल वाली संख्या, घनमूल वाली संख्या, कुछ नहीं। आपको क्या देखना है, केवल पूर्णांक होना चाहिए P और Q, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सब में आप देखिए, जो हर में है 5, 7, 9, 5, ये 0 नहीं है, ठीक है। तो 6 इधर देख लो, तो ये सारे क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ देखो भैया, देखिए 0 0 आप लिखे हैं उदाहरण में, है ना, 0 कैसे प्राकृतिक, ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो 0 को बाबू मैया 0 बटा 1 भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो 0 बटा 1 लिखते हैं। अब आप डेफिनेशन यानी परिभाषा देखो, P बटा Q के रूप में लिखते हैं। P और Q दोनों क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। 0 एक पूर्णांक संख्या है, करेक्ट, 1 भी पूर्णांक संख्या है, तो दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं पूर्ण अंक संख्याएं हैं, यही तो देखना है। और क्या देखना है, जो नीचे है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो Q देख लो, Q की जगह क्या है, 1 है, तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या होगी। तो हर प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या, और आप ले लो उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, ऐसे ध्यान रखना, सारी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। समझ में आ रहा है, सारी पूर्णांक संख्या यानी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, सारी क्या होती हैं, और 0 ले लो तो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्योंकि हम उसको बटा 1 लिख सकते हैं नीचे में, जैसे 4 है तो 4 बटा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर हर चीज़ को देखोगे, हर नंबर को, हर संख्या को देखोगे, तो नीचे क्या आ रहा है, नीचे 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। ऊपर और नीचे 4 बटा 1 है, 5 बटा 1 है, 6 बटा 1 है, -6 बटा 1 है, ऊपर नीचे पूर्णांक संख्याएं हैं और नीचे 0 नहीं है। इसलिए सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और 0 यानी पूर्णांक संख्याएं जितनी भी होती हैं, सबकी सब परिमेय संख्याएं होती ही होती हैं। समझ में आ रहा है। चलिए अब एक प्रश्न हल करिए, वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए, है ना, और ये प्रश्न हल करिए।
है ना। आगे मैं बताता हूँ इसका उत्तर, ठीक है। तो आपने हल किया होगा। आप देखो पहला परिमेय संख्या है क्या, तो सबसे पहले क्या देखना है, ऊपर नीचे पूर्णांक है क्या, वो है, ठीक है। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, अच्छा हो गया हो गया हो गया, ये तो हो गया, ठीक है। अगला देखिए 3/0 है, अब जीरो नीचे होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये हट यहाँ से, नहीं होगा। अब यहाँ देखो 255 माइनस 255, ये भी जीरो है, ये भी नहीं होगा। अब ये देखो नीचे 4 तो है, नीचे पूर्णांक संख्या है, लेकिन ऊपर देखो क्या है, ऊपर पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये नहीं होगा परिमेय संख्या। अब आप देखो यहाँ हमने क्या बताया, सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। तो 5 भी एक पूर्णांक संख्या है, -3 भी है और -5 भी है। अगर आपको प्रूव करना है तो क्या करना है, 5/1 लिख लीजिए, -3/1 लिख लीजिए, -5/1 लिख लीजिए। समझ में आ रहा है। तो ये आप उस परिभाषा के अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। तो अगली संख्या पढ़ने से पहले, है ना, अपरिमेय संख्याएं है ना, आप बस इतना ध्यान रखो कि वो संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। वो संख्याएं, जैसे इसमें बहुत सारा चीज़ है बताने के लिए, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना जानिए, जो वो संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, और जहाँ पे p और q क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा आगे जानकारी लेंगे, है ना। तो अब जो हमको ज़रूरत है वर्ग और वर्गमूल है, वर्ग और वर्गमूल में वो है गुणनखंडन, यानी फैक्टराइजेशन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो किसी भी, ध्यान रखिए, किसी भी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को गुणनखंडन कहते हैं। किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गणित में गुणनखंडन कहते हैं, यानी फैक्टराइजेशन कहते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। अगर हम दूसरा शब्द देखें, दूसरे शब्दों में इसको क्या बोलेंगे, कोई भी संख्या जिसका गुणनखंड को परस्पर गुणा करने पे, आपस में गुणा करने पे मूल संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम उस संख्या का गुणनखंडन बोलते हैं। गुणनखंडन हो गया, अलग अलग में रूप में टूट गया। समझ में आ रहा है। जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे 36 है, ठीक है। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। ये 36 हो गया। आप देखिए हम क्या अलग अलग संख्याओं के रूप में तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए, अलग अलग संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़े कि नहीं तोड़े, है ना। अब इन्हीं संख्याओं को गुना कर दीजिएगा तो 36 नहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो वैसी संख्या जो अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने पर मिलती है ना, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किसी भी संख्या को लिखने पर तोड़ने, है ना, किसी भी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गणित में गुणनखंडन कहते हैं। समझ आ गया, ठीक है। तो आपने तो ये सीख लिया। हमें जो मेन चीज सीखना है वो है अभाज्य गुणनखंडन। तो अभाज्य गुणनखंडन क्या होती है, वो गुणनखंडन, है ना, किसी भी संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, गुणनफल, है ना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तोड़ करके, ठीक है। इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे नाम से ही इसमें दिख रहा है आपको, अभाज्य का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर, है ना। अभाज्य संख्या आप पढ़े हो ना अभी, वो संख्या है जिसका गुणज क्या होना चाहिए, केवल और केवल 2 होना चाहिए, एक संख्या और वो खुद, जैसे 2, तो 2 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, इसके अलावा कोई नंबर है ही नहीं। तो वो संख्याएं जो जिनके गुणज केवल 2 ही हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो उसी का इस्तेमाल करके हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। 72, ठीक है। आप ये सोच के देखो कैसे संख्या है, भाज्य संख्या है ना, इसके बहुत सारे गुणज हो सकते हैं, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, है ना। तो 2 से तो ज़्यादा ही हो गया ना, तो ये भाज्य संख्या है। लेकिन अब एक चीज़ और आपको बताना रह गया इसमें, इससे पहले हम क्या देखते हैं, विभाजन का जो नियम है उसको देखते हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, विभाजन का नियम, ठीक है। कोई भी नंबर 2 से कैसे कटेगा, हमको कैसे पता चलेगा, नंबर को देख के ही पता करना है।
ठीक है। तो अंत में है ना, किसी भी संख्या के अंत में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वो 2 से कट जाएगा। ध्यान रहेगा, 2 से कट जाएगा। 3 से कैसे कटेगा? जो भी संख्या दी हुई है उसकी हर संख्या को जोड़ करके, जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 से कट रही है, जोड़ने पर जो भी आ रहा है और जो आ रहा है अगर वो 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ आप अगर इसको देख सकते हैं तो 4 2, ये आप एक संख्या ले लीजिए, ठीक है, 4263 है ना। तो हम इसको चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। 4 जोड़ 2 जोड़ 6 जोड़ 3, ठीक है। तो यहाँ 6 और 9 कितना आ गया? 15 आ गया ना, ठीक है। 15 कटता है कि नहीं 3 से? तो ये 4 2 6 3 भी 3 से कट जाएगा। यानी बिना विभाजन के हम देख लिए, बिना विभाजन के हम देख लिए कि एक संख्या 3 से कट रही है कि नहीं, ठीक है। तो क्या देखना है? सारे संख्याओं को जोड़ देना है, अगर वो 3 से कट रहा है तो कट जाएगा पूरा। 4 देख लीजिए, ठीक है। 4 से कैसे कटेगा? कोई भी संख्या का आखिरी दो संख्या अगर 4 से कटता है तो वो संख्या पूरी 4 की 4 से कट जाएगी। जैसे 4 हम कुछ भी लिखते हैं, 4 3 2 6, अंत में 1 2 है, तो अंत का 2 संख्या देखिए 4 से कट रहा है क्या? हाँ, तो ये 4 से ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। समझ में आ रहा है? 5 का आसान है। 5 का कैसे करेंगे? संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए, बहुत आसान है, ठीक है। संख्या के अंत में 0 है, 5 है, तो वो 5 से कटेगा। जैसे 40 5 से कटता है, 45 5 से कटता है, अंत में देखिए 1125। अब बताइए 5 से नहीं कटेगा? कटेगा, ठीक है। 1120 5 से कटेगा? कटेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो अंत में है ना इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वो 5 से कट जाता है। अब 6 से कैसे कटेगा? तो 6 से कटने के लिए सबसे पहले तो उसको 2 से कटना होगा, फिर 3 से कटना होगा, यानी वो संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वो 6 से कट जाएगा। जैसे आप देखिए 4 2 6 5, ओके, अच्छा 4 2 6 ही लेते हैं। अब ये देखो, ठीक है। तो आप पहले देखोगे ये 2 से कट रहा है कि नहीं। तो क्या बताया हमने? अंत में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 6 है तो 2 से तो कट गया। अब 3 से देखने का, 3 से कटेगा कि नहीं। तो कैसे देखेंगे? 4 लिखेंगे, जो 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, क्या ले आएगा? 6 2 8 4 12। कट रहा है 3 से? हाँ कट रहा है, तो ये 6 से कट जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये 6 का रूल हो गया, है ना। 8 का रूल क्या होता है? 8 का रूल होता है कि अंत की 3 संख्याएं, किसी भी संख्या के अंत की 3 संख्याएं, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, ये तीनों अंक अगर 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे 4 3 2 0 0 8 लिख दिए, आखिरी 3 संख्या है क्या है? 0 0 8। 8 से कटता है कि नहीं कटता है? कट जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या पूरी की पूरी 8 से कट जाएगी। 9 का वही है, अगर जोड़ने पे, संख्याओं को जोड़ने पे अगर 9 से कट रहा है, जो शेषफल जो आ रहा है जोड़ने पे, जो नंबर आ रहा है जोड़ने के बाद, अगर वो 9 से कटता है तो 9 से विभाजित हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, 8 1 2 7 और 5 4, ठीक है। आप इसको जोड़ो, ठीक है। इसको अगर जोड़ोगे तो 8 + 1 + 2 + 7 + 5 + 4, जोड़ के देखो तो कितना आएगा? 8 2 10 1 11, 11 7 18, 18 और 9 27। कट रहा है ना 9 से? तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। मतलब बिना विभाजन किए, है ना। विभाजन करने में बहुत समय लगता है ना, अंत शेषफल 0 आता तो हम कहते हैं कि विभाजित हो जाता, लेकिन बिना किए हुए देखने का तरीका ये था। अच्छा भैया ये क्यों बताए, है ना। तो आपको अभाज्य गुणनखंडन करते समय सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याएं आपको पता होना चाहिए। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, है ना, 41 43, है ना। इस तरह से, है ना, कम से कम आपको 100 तक की अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाला जो रूल है अभाज्य गुणनखंडन का, उसमें हम किससे काटने का देखते हैं? किसने काटने का देखते हैं? अभाज्य संख्याओं से, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, है ना। 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 पे जाना है, 3 से नहीं कटेगा 5 पे जाना है, 5 से नहीं कटेगा 7 पे जाना है, 7 से नहीं कटेगा 11 से, ऐसे चेक करना है। समझ में आ रहा है?
इस तरह से अभाज्य संख्या ही लेनी है, ऊपर से नीचे, समझ में आ रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या को पहले चेक करेंगे। तो अब यहाँ देखिए 198, अब ये एक संख्या है 198, ये क्या है, 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसको 2 से काटेंगे। पहले ही देख लिए कि अंत में क्या है, 8 आ रहा है, तो कट जाएगा। ठीक है, तो 2 9 18 और 2 9 18, 99 से कटेगा। हाँ ठीक है, अब 99 आ गया। अंत में तो 0 2 4 6 8 नहीं है ना, तो 2 से तो नहीं कटने वाला है। अब 3 से कटेगा क्या, जोड़ के देखो, 9 और 9 जोड़ो, 18 आ गया। 3 से कटता है तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 बार में। ठीक है, 33 कटेगा क्या 3 से, हाँ कटेगा, 3 से 11 बार में। तो 198 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। ठीक है, यानी 198 को हम इन 4 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए, अलग अलग कर दिए, तोड़ दिए कि नहीं। ठीक है, इसी को हम अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग तैयार हो चुके हैं वर्ग और वर्गमूल पढ़ने के लिए। तो आधे घंटा हो चुका है, आपको आशा है आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए वर्ग और वर्गमूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है, अगर कोई भी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दें तो जो गुणनफल आता है उसको उस संख्या, उस मूल संख्या का वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 8 है, ठीक है, तो 8 को 8 से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 64 64 आएगा। लेकिन इसको 8 का वर्ग भी बोलते हैं, है ना, इसको 8 का वर्ग संख्या बोलते हैं। 64 को हम क्या बोलेंगे, 8 का वर्ग संख्या। समझ में आ गया। किसी भी संख्या को आपस में गुना करने पे क्या आता है, वर्ग संख्या आती है। समझ में आ रहा है। 1 से 1 को गुना कर दो तो 1 का वर्ग। -4 ऋणात्मक संख्या है, -4 को -4 से गुना करोगे तो -4 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, 1/4 ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करो तो परिमेय संख्या का वर्ग हो गया, यानी 1/4 गुना 1/4 बराबर 1/4 का वर्ग। तो अगर एक संख्या को अपने से ही गुना कर दिया जाए तो वो जो गुणनफल आता है वो क्या होता है, वो वर्ग संख्या होती है, उस मूल संख्या की वर्ग संख्या होती है। तो यहाँ आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये हम चर और अचर दोनों में लगा सकते हैं। जैसे आप बीजीय व्यंजक पढ़ लिए होंगे, है ना, अलजेब्रा। तो x और x को गुना कर दें, यानी 2 समान चीज़ों को गुना कर दें, यही है, 2 समान चीज़ों को गुना कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, उसी समान का वर्ग हो जाता है, यानी उसी मूल संख्या का, मूल चीज़ का वर्ग हो जाता है। तो x इंटू एक्स, x का वर्ग हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपसे अनुरोध है कि 1 से 30 तक का वर्ग संख्या आपको ध्यान होना चाहिए। 1 से 30 तक का वर्ग संख्या आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए इतनी संख्याएं है ना, सारा का वर्ग संख्या लिख दिया मैंने, आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। अब आते हैं वर्गमूल। अब देखो वर्ग, इसको तोड़ोगे तो वर्ग जोड़ मूल, तो जो वर्ग संख्या है उसका मूल क्या है, ठीक है, उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि जो संख्या दी हुई है उसका मूल ढूंढना है। तो सबसे पहले तो आपको ये चिन्ह ध्यान देना पड़ेगा। ये चिन्ह किसका होता है, वर्गमूल का, वर्गमूल का। ठीक है, घातांक करनी है अगली चैप्टर में जब बताएंगे ना, तो उसमें आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे इसको लिखते हैं, है ना, कैसे इसको किसी के पावर में लिखते हैं, है ना, पावर में इसको क्या लिखते हैं। ठीक है, जैसे वर्गमूल अगर 3 है तो इसको क्या लिखेंगे, 3 का पावर 1/2। समझ में आ रहा है, 3 का पावर 1/2, है ना। कोई भी संख्या आप यहीं देख लीजिए, कोई भी संख्या x है, उसका पावर अंदर कुछ भी दिया हुआ है। यहाँ कोई संख्या n है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर m/n, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें 3 का वर्ग ले लो, ठीक है, 3 का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, 3 का पावर अंदर वाला पावर और बाहर जो यहाँ पे था। तो अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो उसको 2 मानते हैं। क्या आया आंसर, 3 का पावर 1 यानी 3। तो वर्गमूल 9 का उत्तर क्या आया, 3 आया। समझ में आया कैसे आया। ठीक है, तो ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, घातांक और करनी में। अभी के लिए आप ये पढ़िए वर्ग और वर्गमूल कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। पूर्ण वर्ग संख्या भी, अच्छा ये बताना रह गया। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसका 2 तरीका है, ध्यान रखिए। उसका 2 तरीका है, 2 विधि है। एक है अभाज्य गुणनखंडन विधि और दूसरा विधि है भाग विधि। दूसरा क्या है, भाग विधि, दूसरा है भाग विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंडन। तो जैसे एक संख्या है 196,
इसका अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए। तो 196 है तो 2 से कटेगा, 2 से काटे 98, 98 भी 2 से कटेगा, 49 आया, अब नहीं कट रहा है। तो 3 से देखेंगे, 3 से तो नहीं कट रहा है, 9 और 4 13 होता है, 13 नहीं कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 49 3 से। अगला आते हैं 5, 5 से तो कटना नहीं है, अंत में 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगली संख्या अभाज्य संख्या 7, तो 7 से कटेगा, हाँ 7 से 49 होता है। तो 196 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 1 सेकेंड, कभी कभी, हाँ कोई बात नहीं, तो 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, ठीक है। तो अगर हम वर्गमूल निकालें और अभाज्य गुणनखंडन कर दिए उसका, है ना, और हर संख्या का जोड़ा मिल गया, तो जो आता है ना, जो उत्तर आता है वो वर्गमूल होता है, ठीक है। तो अगर जोड़ा मिल गया है तो जोड़े में जो नंबर है उसको एक बार लिखेंगे बाहर, है ना, वर्गमूल का जो चिन्ह है वो हट जाएगा और एक एक बार जोड़ा का जो भी संख्या है वो लिखा जाएगा, गुना हो जाएगा। कितना है इसका आंसर, 14, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला 324 ले लेते हैं। तो 2 से कटेगा 162 बार में, 2 से कटेगा 81 बार में, अब 3 से कटेगा 3 27 बार में, 3 9 27, 3 3 9। तो यहाँ से 324 क्या आया आप देखिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना। वर्गमूल निकालिए भैया, वर्गमूल, तो वर्गमूल लगा दिए। अब देखिए जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाइए जी, देखो ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा, तो सबका जोड़ा मिल गया। तो जोड़े में जो नंबर है उसको एक बार लिख दिया, 2 गुना 3 गुना 3, कितना आया, 9 दूना 18, 18 का वर्ग मूल, 18 का वर्ग 324 होता है, 324 का वर्गमूल 18 हो गया। समझ में आ गया। तो ये कौन सा विधि था, अभाज्य गुणनखंडन। इस विधि को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से वर्गमूल निकालना, है ना। तो अगर सबका जोड़ा बन जाता है ना, तो जो संख्या आती है उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, ठीक है। अब पूछोगे भैया अपूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है भैया, है ना। अपूर्ण वर्ग संख्या देखिए, जैसे आप मान लो 392 है, ठीक है, इसको क्या करो 196, 2 से 98 बार में, 2 से 49 बार में, 7 से 7 बार में, तो 392 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। अब देखो जोड़ा बनाओ, ले इसका बेचारा का जोड़ा बना ही नहीं, ठीक है। तो वर्गमूल निकालेंगे तो जिसका जोड़ा बनेगा उसको ना बाहर निकालना है, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर ही रह गया, तो इसको अपूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। समझ आ गया, ठीक है। अब अगला विधि आता है भाग विधि। भाग विधि से कैसे बनाते हैं, ओके, मतलब कैसे निकालते हैं वर्गमूल, ये देखिए। तो एक संख्या लिए हैं 156 25, ठीक है। तो पीछे से हम 2 करके जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। इस तरह का आपको बना लेना है, इसको फिर से बना देते हैं हम 156 25, ठीक है। इस तरह से जोड़ा बना लिए, ऊपर से जोड़ा बनाए, है ना। ध्यान रखिएगा कि ये बीच वाला जो पोर्शन है इसमें हम घटाएंगे, है ना। लेकिन इधर, है ना, बाईं ओर, बीच वाले के बाईं ओर इधर, है ना, यहाँ पे इधर जो भी आएगा उसको जोड़ करके साइड करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ के साइड करना है, जोड़ के साइड, ठीक है। जोड़ के किनारे लगाएंगे, जोड़ के इधर साइड करना है। बीच में क्या करेंगे, घटाना है, बीच में क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। बीच में घटाना है और इधर वाला इस तरफ जोड़ करके साइड करना है, इस तरफ वाले को जोड़ के साइड करना है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका देखते हैं। सबसे पहला ये देख लीजिए कैसे करते हैं ना। तो जोड़ा लगाने के बाद संख्या क्या बच गया, 1। तो अब क्या करना है ना, ये विभाजन जो का जो नियम है ना उससे थोड़ा बहुत अलग है ना। ये जो 1 है ना, ये देखना है कि कोई ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग 1 या उससे कम हो, या तो 1 हो या तो उससे कम हो। बताइए किस संख्या का वर्ग 1 होता है, 1। तो 1 गुना 1 क्या होता है, 1। तो यहाँ भी लिखेंगे 1 गुना 1 1, इधर भी 1 लगा देंगे, ठीक है, इधर, है ना। तो दाईं तरफ जो लिख रहे हैं ना, इस तरफ, है ना, यही हमारा वर्ग संख्या आएगी अंत में, है ना। अभी तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
तो हम क्या बताएं, बीच वाले में घटाएंगे और साइड वाले इधर वाले में जोड़ करके साइड कर देंगे। तो जोड़ेंगे तो 2 आया, 2 करके साइड कर दिए, यहाँ माइनस किए, ये 0 आ गया। अब जोड़ा उतारेंगे, है ना। विभाजन में क्या होता है, एक ही उतरता था, अब जोड़ा बनाए थे तो जोड़ा उतार दिया, कितना आया 56। तो अब आपको 2 के बाद कोई एक ऐसी संख्या लगानी है जिसको वो लगाने के बाद उसी संख्या से गुना करने पे 56 या 56 से कम आना चाहिए। तो अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 21 गुना 1 21 आएगा, तो कम तो है ना। कोई और संख्या भी है क्या अगर कम आएगी, तो 2 लगा के देखेंगे, 2 गुना 2 4 आ गया, है ना, यानी 44 आ गया, कम है, बहुत बढ़िया, है ना। अगली संख्या चेक करते हैं, 23 गुना 3, तो ये कितना आएगा 69 आ गया। अब बड़ा हो गया तो ये तो नहीं लेंगे, क्या लेंगे 2 लेंगे। तो यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ भी तो 2 लिखेंगे, यहाँ लिख दिए, तो यहाँ क्या आएगा 44। बीच में क्या करना है, घटाना है और इधर वाले को जोड़ करके साइड करना है, तो 24। अब यहाँ पे हमको कोई अगली संख्या लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ अगर घटाएंगे तो 12 आ गया, 12 आया। ऊपर से देखो 25 उतार दिए नीचे, ठीक है, अब 25 उतार दिए, है ना। अब हमको क्या रखना है, यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखनी है जो गुना करने पे इससे कम हो, तो 1 रखेंगे तो भी कम आएगा, 2 रखेंगे तो भी कम आएगा, तो चेक करना है। ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं रखना है, ठीक है, ठीक है। 6 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 रखेंगे तो ये कितना आएगा 50 25 10 2 12, ठीक है। तो इधर यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, कट गया पूरा। 5 रखे थे तो यहाँ 5 रखना ज़रूरी है, और यहाँ आ गया 250, ठीक है। आपको कैसे पता करना है कि हमारा आंसर सही आया है, अगर इसका दुगना, है ना, इसका दुगना अगर यहाँ आ गया, ठीक है, ये 125 का यहाँ मतलब दुगना 250 है ना, तो बस ये दुगना आ गया तो आपको समझ लेना है कि मेरा आंसर सही आया है। ये है भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल में इतना ही पढ़ना था, है ना, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, है ना। अच्छा, अभी सवाल करेंगे, है ना, सवाल करेंगे तो कुछ और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पूरा वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर था, 40 मिनट का है ना, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब जो है, अब हम सवाल करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे। तो सवाल बनाने के लिए कुछ सवाल आपके लिए लाए थे, तो सवाल देखिए। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो यह संख्या है, ठीक है, मतलब उसका कितनी संख्या होगी उसमें, है ना, कितने अंक होंगे, वो संख्या में कितने अंक होंगे, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यह देखना है कि किसी भी वर्ग संख्या के वर्गमूल में कितनी संख्या होगी। इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो विषम है या सम है। अगर विषम संख्या है ना, अगर संख्याओं का जो नंबर है गणना करने पे, तो ये कितनी संख्या है 3, 3 कैसा ही विषम संख्या है, ठीक है। तो वर्गमूल में कितनी संख्या होगी, तो अगर विषम संख्या आ रही है तो उसमें जोड़ करके 3 में 1 जोड़ो और 2 से भागा दे दो, 2, है ना। तो 625 है, इसका वर्गमूल कितना होता है 25, ठीक है। तो हमारा नियम के अनुसार भी फिट हो गया, 3 संख्या था, 3 में 1 जोड़े, 2 से भागा दे दिए। वर्गमूल में 2 संख्या आना चाहिए, तो 2 संख्या आ रहा है यहाँ पे, 2 और 5 में मतलब कितनी संख्या है, 2 ही है, ठीक है। अगर वो संख्या क्या हो गई, अगर वो संख्या हो गई सम संख्या, अगर गणना करने पे सम संख्या आती है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 2 2 7 है, तो ये 4 संख्याएं हैं, ठीक है। ये कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। सम संख्या है तो 4, उसको 2 से भागा देना है, कितना आ गया 2। तो इसमें भी 2 संख्याएं हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये 75 का वर्ग है, ठीक है, सही है ना, 7 नहीं 75 नहीं, सॉरी 85 का वर्ग है, ठीक है। तो वर्गमूल में केवल 2 अंक है, तो संख्या कितनी हो सकती है, तो इसमें 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई अलग से कुछ देखना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ओके, अगर आपको संख्या पूछे कि कौन सी संख्या होगी, तो आप 625 भी लिख सकते हो, 7225 भी लिख सकते हो, 741 भी लिख सकते हो, 29 का वर्ग होता है, तो कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब यहाँ देखो कितने, पहले तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं,
तो सम संख्या है, तो उसको 2 से भागा दे देंगे, कितना आ रहा है 4। तो वर्गमूल में कितना अंक होगा 4। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब आता है मेन चीज़, है ना, छोटी से छोटी संख्या जिसे 4931 में जोड़ेंगे तो योगफल वर्ग होगा। तो इसके लिए आपको भाग विधि अपनाना पड़ेगा। चलिए करते हैं। 4931, ठीक है, 4931 है ना। तरीका क्या है, जोड़ा लगाइए, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी संख्या है 49, तो 7 से 7 बार में गुना करेंगे तो 49 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा, 14 लिख के साइड कर दिए, यहाँ तो कट गया 3 1 31 आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हमें कुछ भी संख्या लिखेंगे तो वो तो इससे बड़ा ही आएगा ना। यहाँ अगर 1 1 लिख दिए, 1 1 भी लिखे तो इससे बड़ा संख्या आएगा, यानी शेषफल इतना आ रहा है, ठीक है, शेषफल इतना आ रहा है, 31 आ रहा है। तो हमारा सवाल क्या था कि 4931 में कितना जोड़ें कि योगफल वर्ग होगा, ठीक है, योगफल वर्ग होगा। हाँ, एक और चीज़ लिख सकते हैं, 0 करके देखिए, 0 किए तो 0 आया, अब 140 यहाँ आ गया, 31 आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए, अब 0 करो, अब तो अभी भी आएगा, लेकिन कितना 0 करते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो संख्या है 70, ठीक है। तो ये जो संख्या है, अगर आपको घटाने के लिए बोलता तो क्या करते हैं? घटाने के लिए बोलता है तो क्या करते हैं आप? ये जो संख्या दी हुई है उसमें जो शेषफल आ रहा है उसको घटा देंगे, 4931 में 31 घटा देंगे तो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कितना जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, ठीक है। तो अगली संख्या जो होगी, अगली संख्या क्या है, 70 के बाद क्या आता है 71। 71 का वर्ग करिए, कितना आएगा, 71 गुना 71, 4981, 4981, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अगली संख्या 4981 आ गई, उससे जो संख्या दी हुई थी उसको घटा दीजिए, कितना आया 50। यानी 4931 में 50 जोड़ने पे पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर आपको वो पूछता कि छोटी से छोटी संख्या जो घटाने पे 4931 आ जाए तो क्या लिखते, 31, जो आया वही उत्तर हो गया, जो आया क्या हो गया, वही उत्तर हो गया। लेकिन जोड़ने में क्या लिखना है, जो इधर नंबर दिखाई दे रहा है, जो इधर संख्या दिखाई दे रहा है, उससे अगला जो नंबर है, अगला जो प्राकृतिक संख्या है, उसका वर्ग से दिया हुआ नंबर को माइनस कर देना है। समझ में आ गया? आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये बन गया, इसका आंसर कितना आएगा, 50 आ गया। देखो अगला सवाल बना कर देखिए, है ना, वीडियो रोक दीजिए, बनाइए इसको। सबसे पहला क्या करना है, जोड़ा लगाना है, 1 गुना 1 1, इधर भी 1 लगा दिए, 2 लिखिए, 0 हो गया, 86 बचा इधर, ठीक है। 86 बचा, तो यहाँ पे अगर 2 से करें तो कम तो होगा, लेकिन और भी हो सकता है, 3 से करें तो 3 3 9, ठीक है, 69 आया। अगर 4 करेंगे तो 16 14, हाँ ये 96 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा आगे, तो 23, ठीक है। 26 हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो कितना आ गया, 9 7 16 17, ठीक है। इधर कितना आया, 25 आया, ठीक है। तो मतलब जोड़ा में उतारना होता है तो 25 उतार दिए। अगर हम 5 से करते हैं गुना तो कितना आएगा, वो 50 25, 5 छक्का 30, 30 और 2 32, 5 दूना 10 और 3 13। अच्छा, अगला भी हो सकता है, कुछ देखते हैं। 6 से करेंगे तो 6 छक 36, 36 3 39, और 8 14 12 3 15, हमको लगता है यही होगा। अगर हम 7 से कर दें तो 7 7 49, 7 7 42, 42 और 4 46, 14 4 18, देखो आगे बढ़ गया ना, इसलिए 6 ठीक था।
ठीक है 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया मेरे पास 272, इधर भी 6 लिख देते हैं 272 है ना। घटा दीजिए इसको तो 9 6 15, 9 3 12 है ना, सॉरी 9 2 11 और 6 में से 5 गया 129, ठीक है। तो 129 शेष बचा। क्या करना था हमें, घटाने पे वर्ग होगा है ना। तो 129 घटा दो, 18,625 में 129 घटा देंगे, कितना आएगा हो 9 6 15, 9 2 11, 6 में से 1 गया, सॉरी 5 में से 1 गया 4 और इधर 18 बच जाएगा, ठीक है। और वो किस संख्या का वर्ग होगा, ये वाला इसका, ठीक है। तो घटाने पे आपको क्या करना है, छोटी छोटी संख्या जो घटाने पे आए वर्ग संख्या आएगी आपको क्या लिखना है, जो शेष आएगा वही लिख देना है। अगर जोड़ना है कितना जोड़ेंगे क्या तो आएगा, तो आप क्या लिखिएगा, जो यहाँ दिया हुआ है उससे एक आगे का माइनस जो संख्या इधर शुरू में दी हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये है वर्ग और वर्गमूल। अच्छा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो आप देख लो भैया। 5 अंकों का सबसे बड़ा संख्या क्या होता है, 9 9 9 9 9 9। करिए इसको, 2 इधर 2 इधर, 3 तिहाई 9, 6 हो गया, कट गया, ऊपर से 99 उतर गया, 1 एकम 1, यहाँ 61 टल दिए, 62 किए, घटाएंगे तो कितना आएगा हो 8 और ये 3, ठीक है, सही है ना। और 99 ऊपर से उतार दिए, ठीक है। अगर यहाँ 6 से करें हम तो 6 6 36, 6 2 12, 12 और 3 15, 36 1 37, हाँ यही होगा, ठीक है। तो यहाँ से 632 तो आ गया, इधर कितना आएगा हो 3 4 और 1 143, यहाँ 6 लिखना भूल गया था, ओके 316। समझ में आ रहा है। तो अब ये बताइए कि इस संख्या में जोड़िएगा, जोड़ने पे तो ये 6 अंक की संख्या हो जाएगी ना। हमको क्या निकालना है, वो सबसे बड़ी संख्या 5 अंक की जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो सबसे बड़ी संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, इसमें घटाना पड़ेगा। कितना 143, घटाइए 1 2 3 4 5, 143 घटा दिए, कितना आया मेरे पास 6 5 8 9 9। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका, यानी 99,855 वो सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या है जो क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। अब आप ये बनाइएगा, इसका आंसर आप तो कमेंट में दे सकते हैं, जिसका आंसर सही होगा वो हम पिन कर देंगे, है ना, उस पर लव रिएक्ट कर देंगे, या तो आप क्लास में करके दिखाइएगा, लाइव क्लास के अंदर इसका उत्तर बताइएगा, है ना। चलिए, अंत में जो ये आता है ना, इसका मान निकालना थोड़ा सीखना। देखिए, हम आपको क्या बताए थे, वर्गमूल 3 है ना। तो अंदर कोई संख्या जिसका जोड़ा बन नहीं पा रहा है तो वो क्या बनता है, अपूर्ण संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या, है ना। इसको हम अपरिमेय संख्याएं भी करते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वो भी होती हैं कि p बटा q में नहीं लिख सकते हैं, p और q पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं, ठीक है। वो भी संख्याएं होती हैं जो अपूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, 15√2 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या, इसको अपरिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, ये अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो इनका मान कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो √3 का निकालना है, तो इसमें क्या करना है कि दशमलव, अब तो ये कटने, ये वर्ग तो आने वाला नहीं है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या आपको निकालनी है। अगर 4 संख्या निकालनी है तो 4 जोड़ा 0 का रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं, 3.000000, ठीक है। अगर हमको 4 संख्या निकालना है, 3 ही रखते हैं, 3 ही, दशमलव के बाद 3 संख्याएं होनी चाहिए, है ना। तो हम कितने जीरो लेंगे, उससे दुगना, यानी 6 जीरो, जोड़ा लगाइए 1 2 3। चलिए अब बनाते हैं उसी तरह, ठीक है। 1 एकम 1, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 और 1 2 हो गया जी, ठीक है। अंदर आपको मतलब ये नहीं देखना है कि दशमलव है क्या है, लेकिन अब आप देखिए घटा देंगे तो यह 2 आ गया। अब जो उतारना है वो दशमलव के बाद, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, ऊपर से 200 निकालेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे आप 7 रख दो, ठीक है। 8 रखोगे तो ज़्यादा आ जाएगा आई गेस, हाँ ज़्यादा आ जाएगा। 7 7 49, 7 दूना 14 और 4 18, ठीक है। यहाँ कितना आया, 34, साइड किए, यहाँ से 11 आ गया। अब एक 2 जीरो और उतार दिए, 3 रखोगे तो यहाँ आएगा 9। देखो आप सब चेक करके देख सकते हो, है ना। मेरे मन में कैलकुलेशन चल रहा है तो 3 फिट बढ़ रहा है, तो 3 हम उस हिसाब से डालें। 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 तिया 9 और 1 10। चलिए अगला आ गया मेरे पास कितना, 1 7, बस ठीक है। एक कितना आ गया, 3 4 6 आ गया इधर, है ना। ओके अच्छा, यहाँ उतार नहीं रहते क्या, 7 के बाद 3 लिखे थे, ओके। तो नहीं उतरेगा ना, हाँ ठीक है। 346, ठीक है। ऊपर से उतार देंगे 2 जीरो और, 2 जीरो और था। देखिए दशमलव के बाद भाई 3 संख्या हम ले रहे थे ना, देखिए 1 2 3, दशमलव के बाद 3 संख्याएं आपको अगर चाहिए तो 6 जीरो लेना पड़ेगा, है ना। अगर 4 संख्याएं चाहिए तो 8 जीरो लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 से कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9 और 3 2 6, ठीक है। आगे भी आगे कर सकते हैं ना, लेकिन हमने संख्याएं इतनी ली थी तो हमारा उत्तर कितना आ गया, आ जाएगा यहाँ से 100 आगे और 76, 176, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, 1.732। तो √3 का वर्गमूल 3 का मान क्या हो गया, 1.732, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। इस तरह से आपका वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में सवाल जितने थे, अच्छे अच्छे सवाल उसको बना दिए हैं। आपको अगर और कोई सवाल होगा, कोई अलग सवाल मिल रहा है तो आप हमसे बताइएगा, हम उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। क्लास के अंदर या लाइव क्लास के अंदर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय।